Hey everybody, a very good evening to all of you and welcome back to the Layman Way। तो चलिए जल्दी से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का, जहाँ पे हम नवंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। एंड टुडे विल स्टार्ट विद सिक्योरिटी एंड हिस्ट्री। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड जस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि हम CSAT का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं फ्रॉम 1st of March। सो प्लीज़ गो ऑन www.thelaymanway.com एंड रजिस्टर फॉर द कोर्स। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज का पहला आर्टिकल देखते हैं। दैट इज़ अबाउट NIOT, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, है ना। तो ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? ये नवंबर 1993 में इस्टेब्लिश हुई थी। एक ऑटोनॉमस सोसाइटी है किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर, है ना। इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि भाई हम इंडिया में ही ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं जिसके थ्रू हम जो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना, EEZ है, उसमें हम जो भी रिसोर्सेज हैं, जो लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं, उसका हम एक्सट्रैक्शन कर पाएँ इंडिया में ही टेक्नोलॉजी बना के, है ना। तो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपको पता होगा कहाँ तक एक्सटेंड होती है? 200 नॉटिकल माइल्स तक, है ना। तो ओशन जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ, मतलब जो कोस्ट है वहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है ना। तो बस वो इसका NIOT का काम है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और प्रोजेक्ट 15B के बारे में बात करते हैं ना। तो इस प्रोजेक्ट 15B के थ्रू हम क्या बना रहे हैं? इस प्रोजेक्ट 15B के थ्रू हम मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स बना रहे हैं, है ना। कौन बना रहा है? मजगांव डॉक शिपयार्ड्स लिमिटेड, जो कि मुंबई में है, वो इसको बना रही है ना। प्रोजेक्ट 15B के थ्रू अगर पूछ लिया जाए क्या बन रहा है, तो आप क्या बोलोगे? मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स। और प्रोजेक्ट 75 के थ्रू क्या बन रहा है? सबमरीन्स बन रही है। कौन सी? स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, जो डीजल इंजन वाली सबमरीन्स होती है ना, वो बन रही है ना। तो इनमें 6 सबमरीन है टोटल। ऐसे याद रखना, के है ना, के है और VVV है ना। तो के से है करंज, कलवारी और खंडरी, है ना। ये के से हैं और यहाँ से वेला, वगीर और वक्शीर, है ना। तो इन दोनों के बेसिकली अभी ट्रायल्स चल रहे हैं। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है वक्शीर, है ना। तो वेला न्यूज़ में था इसीलिए बता रहा हूँ ये, है ना। तो वेला क्या है? वेला 4th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, ठीक है। डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है बेस्ड ऑन स्कॉर्पियन क्लास, है ना। इट कैन बी ऑपरेटेड इन ऑल थिएटर्स इंक्लूडिंग ऑल ट्रॉपिक्स। कहीं भी इसको ओशन में आप ऑपरेट कर सकते हो, है ना। तो ये था अबाउट प्रोजेक्ट 75, है ना। आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज शक्ति के बारे में बात करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है किसकी एक्सरसाइज है? इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है बाइनियल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है ना। तो 2 साल में एक बार होती है, ये आपको याद रखना है। इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है ना। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज सिट मैक्स। सिट मैक्स क्या है? S इज़ फॉर श्रीलंका, I इज़ फॉर इंडिया और T इज़ फॉर थाईलैंड। तो ये ट्राई नेशन सीरीज़ है ना। जैसे होती है ना क्रिकेट में ट्राई नेशन सीरीज़, वैसे ही ये ट्राई लैटरल नेवल एक्सरसाइज है ना। तो नेवी की एक्सरसाइज है। 3 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सॉरी, S इज़ नॉट फॉर श्रीलंका, आई एम रियली सॉरी। S इज़ फॉर सिंगापुर, है ना। सॉरी, S इज़ फॉर सिंगापुर। तो सिंगापुर, इंडिया एंड थाईलैंड, है ना। तो इसको करेक्ट कर लेना प्लीज़। SIT एक्सरसाइज, है ना। तो EX इज़ फॉर एक्सरसाइज और S इज़ फॉर सिंगापुर, I इज़ फॉर इंडिया और T इज़ फॉर थाईलैंड, है ना। तो सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड, है ना। एनुअल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इंडियन ओशन नवल सिम्पोजियम के बारे में बात करते हैं ना। तो क्या है ये इंडियन ओशन नवल सिम्पोजियम? ये एक वॉलेंट्री और इंक्लूसिव इनिशिएटिव है जिसमें हम इंडियन ओशन रीजन में जितनी नेवीज़ हैं उसको हम साथ में लेके आते हैं, जो भी लिटोरल स्टेट्स हैं, है ना, उसको हम साथ में लेके आते हैं ताकि हम कोऑपरेशन और रीजनल सिक्योरिटी को इन्हांस कर पाएँ, है ना। इसका अभी चेयरमैन कौन है? अभी चेयरमैनशिप किसके किसके पास है? देखो, अब इंडिया क्या इसका चेयरमैन बन चुका है? ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्या इंडिया इसका चेयर बन चुका है एक बार? तो हाँ, एक बार बन चुका है। कब बना था? 2008 से 2010 के बीच में इंडिया के पास चेयरमैनशिप थी। UAE के पास भी हो चुकी है, साउथ अफ्रीका के पास भी हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी हो चुकी है, बांग्लादेश के पास भी हो चुकी है और अभी एट प्रेजेंट किसके पास है? ईरान के पास, है ना। तो जो पिछला साल है, मतलब 18 से 21, 3 साल का जो फ्रेम होता है, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, तो इसमें किसके पास थी? ईरान के पास, है ना। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जिक्रॉन के बारे में बात करते हैं। ये क्या है? ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ना। तो जिक्रॉन क्या है? ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। तो इसका जो ये स्पीड है, ये कितना है? 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, है ना। तो ये आपको याद रखना है, 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड है, इसीलिए इसको हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका जिक्रॉन के बारे में। वो क्या है? एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। उसके बाद ऑपरेशन संकल्प के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं ना, पिछले साल भी बात किया था हमने ऑपरेशन संकल्प के बारे में। क्या है ये ऑपरेशन संकल्प? इसमें बेसिकली जो गल्फ है, ये गल्फ ऑफ ओमान है अपना, है ना।
जो गल्फ ऑफ ओमान है उसमें जो हमारे शिप्स हैं ना, पेट्रोल वेसल्स हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है बेसिकली, है ना। तो कब स्टार्ट हुआ था ये? 2019 में स्टार्ट हुआ था। तो अभी इंडिया की जो नेवी है, जो शिप है त्रिकंद, वो वहाँ पे डिप्लॉय है प्रोटेक्शन के लिए। कहाँ पे? पर्शियन गल्फ में, ठीक है। तो इट इज़ डिप्लॉयड इन पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन संकल्प। क्यों लॉन्च हुआ था? सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए इंडियन वेसल्स की, ठीक है। तो गल्फ ऑफ ओमान की हम लोकेशन देख लेते हैं एक बार। कहाँ है गल्फ ऑफ ओमान हमारा? ये है गल्फ ऑफ ओमान, है ना। तो जैसे हमने पिछली बार पर्शियन गल्फ के बारे में बात किया था, यहाँ पे अब गल्फ ऑफ ओमान के बारे में बात कर लेते हैं। तो कौन कौन देश इससे टच करते हैं? पाकिस्तान है, इधर देखो ये है पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान है, ईरान है ना। ओमान तो है ही, है ना। और ये कौन सा है? यूएई है ना। तो ये आपको याद रखना है, यूएई, ओमान, ईरान और पाकिस्तान, ये 4 देश गल्फ ऑफ ओमान को सराउंड करते हैं, है ना। पर्शियन गल्फ के बारे में मैंने बता दिया था पिछले लेक्चर में, है ना। तो यहाँ पे क्या कौन कौन है? ईरान है, इराक है ना, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, और ये कतर है आपका, बहरीन भी है इधर, और यूएई है और ओमान है इधर, है ना। तो ये सारे स्टेट्स इसको जो पर्शियन गल्फ है उसको सराउंड करते हैं, है ना। तो बस इतना ही याद रखना है हमको, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और AK-203 के बारे में बात करते हैं। तो आपने AK-47 तो सुना ही होगा, है ना। तो 47 है, उसके बाद नंबर कौन सा आ रहा है? 203। तो क्या होगा? इसका एडवांस वर्जन होगा, तभी तो ज़्यादा नंबर है इसका, है ना। तो वही है बस, AK-47 का एडवांस वर्जन है ये AK-203, है ना। असॉल्ट राइफल है जिसको रशिया ने डिज़ाइन किया है ना। और ये बेसिकली रिप्लेस करेगा जो अभी इंडिया में राइफल्स यूज़ होती ना, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम राइफल, इंसास राइफल्स, उनको रिप्लेस करेगा AK-203, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद एक और एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं, दैट इज़ इंग्ला एस। देखो इस टाइप का होता है इंग्ला एस, ये फोटो में दिख रहा है ना। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है ना। तो बहुत ही शॉर्ट रेंज का रहता है, जैसे मान लो ऊपर से कहीं टारगेट कोई आ रहा है, मिसाइल आ रहा है ना, तो आप इसको शूट करके उसको मतलब बर्बाद कर सकते हो, है ना। तो आप कैरी भी कर सकते हो उसको, जैसे ये सोल्जर कैरी कर रहा है ना, तो इस टाइप से आप कैरी कर सकते हो, इसमें से मिसाइल निकलता है और वो मतलब बेसिकली अटैक करता है ना। तो एयर डिफेंस, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि रशिया ने मैन्युफैक्चर किया है ना। उसके बाद दोस्ती ट्राइलैटरल एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, किसके किसके बीच में है? इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका। तो इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका के बीच में होती है कौन सी? दोस्ती ट्राइलैटरल एक्सरसाइज, है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के बारे में। ये गलती से लिख दिया यहाँ पे, डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के बारे में बात करते हैं। ये किसके अंदर है? ई गवर्नेंस आ गया, है ना। ई गवर्नेंस आ गया तो किसके अंदर होगा? ई किसके अंदर होता है? क्या बताया था? मीटी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर, है ना। तो ये बेसिकली 6 डे डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा है एज अ पार्ट ऑफ साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव। अच्छा, ये इसी के अंदर है एक्चुअली, डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर ही है ये, इसी की बात कर रहे हैं, है ना। तो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने बेसिकली, जो कि मीटी के अंदर आती है, उन्होंने साइबर सिक्योरिटी के लिए बेसिकली ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। कौन सा? डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम, है ना। तो याद रखना किससे रिलेटेड है? साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है। क्या क्रिएट करेगा ये? अवेयरनेस क्रिएट करेगा अराउंड साइबर सिक्योरिटी और डेवलप करेगा एक स्ट्रॉन्ग साइबर इकोसिस्टम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम डेवलप करेगा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं अबाउट साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, उसने इसको लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 2018 में, है ना। नाम में ही पता चल रहा है, साइबर सुरक्षित मतलब साइबर क्राइम से बचाएंगे, है ना। कोई भी ऐसा आपके साथ साइबर बुलिंग या साइबर क्राइम इस टाइप से बचाएंगे, है ना। तो इसमें यही करेंगे हम, अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे अबाउट साइबर क्राइम और सेफ्टी मेजर्स को बिल्ड करेंगे, ठीक है, ताकि हम साइबर क्राइम से बच सकें, है ना। तो क्या लिखा है इसमें? टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट साइबर क्राइम एंड बिल्ड कैपेसिटी फॉर सेफ्टी मेजर्स फॉर चीफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स एंड फ्रंटलाइन आईटी स्टाफ अक्रॉस ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जितने भी साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर्स काम करते हैं, उनको हम उनके बीच में हम अवेयरनेस फैलाएंगे और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे ताकि गवर्नमेंट सेटअप को साइबर अटैक से बचाया जा सके, है ना। तो ये है साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव। तो ये होगा सिक्योरिटी की करंट अफेयर्स मेन। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री एंड कल्चर के बारे में, है ना। तो पहला है वर्ल्ड पेडेस्ट्रियन डे। तो बेसिकली जो पंजाब पुलिस है उसने बोला है कि हम जब गुरु नानक जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है उस दिन हम वर्ल्ड पेडेस्ट्रियन डे मनाएंगे। पेडेस्ट्रियन कौन होता है? जो चलता है वो पेडेस्ट्रियन होता है ना। तो क्यों ऐसा नाम दिया गया? क्यों मतलब वो गुरु नानक जयंती के दिन मनाएंगे? क्योंकि भाई गुरु नानक जी बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया था उन्होंने, है ना। कहाँ से कहाँ तक? बहुत जगह ट्रैवल किया था। कैलाश पर्वत से लेकर सिलहट से लेकर कैलाश पर्वत तक, है ना। मक्का से हरिद्वार तक, ऐसा माना जाता है। मक्का से हरिद्वार तक उन्होंने ट्रैवल किया था ना। तो उन्होंने
मतलब हर जगह ट्रैवल किया है ना, बहुत सारे इंटरफेथ साइट्स पे उन्होंने अपना छाप छोड़ा है, ठीक है, मतलब ट्रैवल किया कुल मिला के, है ना। तो गुरु नानक देव जी के बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। तो वो क्या प्रीच करते थे? पहली बात तो उन्होंने सिखिज़म का जो रिलीजन है उनको फाउंड किया है ना, वो ये प्रीच करते थे कि भगवान देखो एक ही है ना, भगवान एक ही है। और ऐसा नहीं है कि किसी अगर उस टाइम क्या माना जाता था, जब उस टाइम जो एरा था उस टाइम क्या माना जाता था कि जो प्रीस्ट होता है ना, जो मंदिर में पंडित जी होते हैं या फिर मौलवी जी होते हैं, है ना, तो उनके थ्रू आप गॉड को मतलब गॉड से कनेक्ट कर सकते हो, है ना, इनके थ्रू, ही इज़ द मीडिएटर, ऐसा पहले माना जाता था ना। आपने पढ़ा होगा, रेनेसॉन्स आया उसके बाद, तब लोगों को थोड़ा बुद्धि खुली, उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, उन्होंने गुरु नानक जी ने बोला नहीं नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको इनके थ्रू ही जाना है ना, आप डायरेक्ट भी गॉड के साथ कनेक्शन कर सकते हो। और एक ही गॉड की उन्होंने बोला था कि वननेस ऑफ द रिलीजन, है ना, वननेस मतलब एक ही भगवान है सबका, टू ब्रेक द बैरियर्स अक्रॉस फेथ बाय एंगेजिंग इन स्पिरिचुअल डायलॉग्स, है ना। उसके बाद ही ट्रैवल्ड फार ड्यूरिंग 15th एंड 16th सेंचुरीज फ्रॉम मक्का टू हरिद्वार, सिलहेट टू माउंट कैलाश, एंड ही विजिटेड 100 ऑफ इंटरफेथ साइट्स, है ना। तो जो इनके जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहाँ, उनका नाम क्या है? जन्म सखीज़, है ना। तो जो इनके जो ट्रैवल्स हैं उनको डॉक्यूमेंट किया गया है कहाँ पे? जन्म सखीज़ में, है ना। इनका जन्म हुआ था तालवंदी लाहौर के पास जो है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। वो वन गॉड का जो आइडियोलॉजी है उसको प्रीच करते थे। उन्होंने बोला था कि ह्यूमन बींग्स को डायरेक्ट एक्सेस है गॉड का, उसके लिए उनको कोई भी मीडिएटर जैसे प्रीस्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं है ना। उन्होंने वाहे गुरु का कंसेप्ट दिया था, है ना, कंसेप्ट ऑफ गॉड। तो आप जो भी, अगर आपके घर के बगल में कोई गुरुद्वारा हो तो आप वहाँ जाना, है ना। हमको तो पूरा याद हो गया, एक ओंकार हुआ होता है ना, एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक निर्भव निर्भय अकाल मूरत अजूनी सैभम। तो इनका ये जो है पूरा हमको तो बचपन में सिखाया जाता था, है ना, जबकि मैं पंजाबी नहीं हूँ बट मेरे को याद है पूरा, है ना। तो वहाँ पे भी आप देखोगे तो, आप गुरुद्वारे में देखोगे तो कोई मूर्ति नहीं होती है ना, कोई मूर्ति नहीं होती ना, बस एक किताब सी होती है जिसके जो पढ़ते रहते हैं ना, और उनके ऊपर वो जो होता है चलाते रहते हैं। तो वहाँ पे मूर्ति नहीं होती। तो उन्होंने यही बोला था कि आइडल जो गॉड है ही इज़ इन अ शेपलेस फॉर्म, है ना। तो आप मतलब उन्होंने यही बोला था कि जो गॉड हैं एक हैं पहली बात, और वो उनको कोई मूर्ति में रिजाइड नहीं करते हैं, वो हर एक जीव में है, हर एक, मतलब वो शेपलेस फॉर्म में है, टाइमलेस फॉर्म में है, हर जगह प्रेजेंट है ना, एंड ही इज़ इनविजिबल। तो उन्होंने यही बोला था, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आदि शंकराचार्य के बारे में बात करते हैं। तो हमारे जो आदि शंकराचार्य हैं उनका भी न्यूज़ में हम इसलिए हम डिस्कस करें क्योंकि उत्तराखंड में अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में आया था कि पीएम जी ने जो है इनका आदि शंकराचार्य का 12 फीट का स्टैचू जो है वो इनाग्रेट किया था, है ना। तो ही वॉज बॉर्न इन 11th में 788 AD को बने मतलब इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? केरला में। मतलब कहाँ, कौन सी प्लेस थी? कलादी, है ना। कलादी वॉज अ प्लेस इन केरला, कोच्चि केरला। ये शिवा के डिवोटी थे, है ना। ये बुद्धिस्ट फॉलोअर्स को एकदम अपोज करते थे, है ना। इन्होंने अद्वैता या फिर नॉन डुअलिज्म की जो फिलॉसफी है उसको दिया था, ठीक है। उन्होंने नॉन डुअलिज्म की फिलॉसफी हम डिस्कस करेंगे क्या है। पहले हम इनके मेजर वर्क डिस्कस कर रहे थे, क्या है इनके मेजर वर्क, क्या है? ब्रह्मसूत्र भाष्य, है ना, ब्रह्मसूत्र भाष्य, है ना, भजा गोविंद स्तोत्र, निर्वना शक्तम शतकम, हाँ, और एक और कौन सा है? प्राकरण ग्रंथ। एक तो जो एंशियंट मिडिवल के नाम होते हैं ना, इतने टफ होते हैं ना कि एक तो नाम बुलाने में इतना टफ और ऊपर से याद करने में और टफ, है ना। तो इतना प्रॉब्लम होता है। प्राकरण ग्रंथ, है ना। अब देखो, अब नॉन डुअलिज्म की जो थ्योरी है वो क्या, आदि शंकराचार्य ने क्या प्रीच किया? उन्होंने ये बोला कि यार देखो, ऐसा है कि जो हम जिस संसार में हैं वो एक इल्यूजन है, ठीक है। जो ब्रह्मा है या फिर जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड जिसको बोलते हैं, वो बस एक ही है ना। और वो ही हर फॉर्म में प्रेजेंट है हर जगह। जो हम देख रहे हैं दैट इज़ एन इल्यूजन, और उस इल्यूजन से निकलने के लिए हमको एनलाइटनमेंट चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि इसका एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे मान लो रात में कहीं एक रोप सी पड़ी है, ऐसे रोप पड़ी है छोटी सी, है ना, मोटी सी रोप पड़ी है ना। तो कभी कभार आपने देखा होगा ऐसे आप डर जाते हो, अरे सांप है सांप है सांप है ना, स्नेक है स्नेक है स्नेक है, ऐसे डर जाते हो। फिर आप क्लोज जाके देखते हो, अरे ये तो रोप है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने यही एग्जाम्पल दिया कि देखो, जब एक रोप पड़ी होती है अंधेरे में तो हम हमें लगता है कि वो सांप है, बट वो एक्चुअली में रियलिटी डिफरेंट है ना। तो ये जो था, दिस वॉज एन इल्यूजन, ठीक है, दिस वॉज एन इल्यूजन बट रियलिटी इज डिफरेंट,
तो उन्होंने संसार के लिए भी यही चीज़ बोली, ठीक है। उन्होंने बोला कि ब्रह्मांड जो है, जो यूनिवर्स है वो एक है ना, बस वही रियलिटी है और कुछ रियलिटी नहीं है, और जितनी भी चीज़ें हमको दिखती हैं वो बस उनका अपीयरेंस है, प्रोजेक्शन है और एक इल्यूजन है, या फिर इल्यूजन जैसे मिराज बोलते हैं ना, जो डेजर्ट्स में दिखता है कि पानी ऐसे दिखता है कि पानी है बट होता नहीं है पानी, है ना। तो उस टाइप का उन्होंने थ्योरी दिया था। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, द स्नेक इज एन इल्यूजन एंड द रोप इज द रियलिटी, है ना। इन द सेम मैनर द वर्ल्ड अपीयर्स इन द माइंड एज अ फॉर्मेशन ओवर द सेल्फ। द स्कूल ऑल्सो बिलीव्स दैट आत्मा, द इंडिविजुअल सेल्फ, जो सोल है हमारा, जो हमारी आत्मा है, उसका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है ना। वो सिर्फ प्रोजेक्शन है किसका, ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का एक प्रोजेक्शन है ना। तो उन्होंने यही बोला, ठीक है। और उनके और कंट्रीब्यूशन क्या थे, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवाइविंग हिंदुइज्म इन इंडिया, है ना। जब बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करा था तो उन्होंने हिंदुज़म को रिवाइज किया। इन्होंने 4 मठ इस्टेब्लिश किए, मठ जिसको बोलते हैं, आपको पता होगा 4 कॉर्नर में कौन कौन से, शेंगरी, पूरी, द्वारका और बद्रीनाथ, है ना। बद्रीनाथ, द्वारका, पूरी और शेंगरी, है ना। तो ये जो 4 मठ हैं वो इन्हीं के ही हैं, इन्होंने ही इस्टेब्लिश किए थे और चल के किए थे, समझ रहे हो, मतलब पूरा अक्रॉस द इंडिया ये लोग ये चलते चलते पूरा इन्होंने कवर किया था, है ना। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बात करते हैं वानियार्स के बारे में, है ना। तो मद्रास जो हाई कोर्ट है, उन्होंने जो 10.5% का इनका रिजर्वेशन है ना, उसको क्वैश कर दिया, हटा दिया है उसको, है ना, जो तमिलनाडु की सरकार देती है इनको, ठीक है। इनको मोस्ट बैकवर्ड क्लास कास्ट माना जाता है तमिलनाडु में। और इनको अभी बहुत टाइम से जो भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे इनको क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन मिल रहा था, है ना। बट मद्रास हाई कोर्ट ने इसको अब हटा दिया, है ना, बस यही न्यूज़ में था। उसके बाद कदार ट्राइब के बारे में बात करते हैं। ये क्या है, ये एक छोटी सी ट्राइब है, कहाँ पे, तमिलनाडु में है। ये क्या है, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है केरला में। कदार दे लिव इन फॉरेस्ट एंड दे डू नॉट प्रैक्टिस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। दे स्पीक द्रविडियन लैंग्वेजेस ऑफ तमिल एंड कन्नड़, है ना। पीवीटीजी है केरला में, बट तमिलनाडु में ये पीवीटीजी नहीं है ना। पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में कल क्वेश्चन भी डिस्कस हुए थे, है ना। और यूपीएससी भी इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है ना, तो ये हो जाता है इंपॉर्टेंट। एक बार होमवर्क आपका ये है कि आप एक बार जाके थोड़ा इसके बारे में रिसर्च करोगे कि पीवीटीजी कितने हैं, कहाँ हैं, कितने स्टेट्स में हैं। 18 स्टेट्स और एक यूटी में है ना, कितने हैं, 75 हैं, ठीक है। और कौन कौन से पीवीटीजीज में आते हैं, थोड़ा बहुत ये भी आप देखोगे, है ना। तो ये ध्यान रखना कि ये जो कदार ट्राइब्स हैं ये पीवीटीजी हैं केरला में, बट तमिलनाडु में नहीं है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के बारे में। तो अभी श्रीनगर को बेसिकली यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के अंदर सेलेक्ट किया गया है, कौन सी कैटेगरी के अंदर, क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स कैटेगरी के अंदर, है ना। तो ये जो UCCN है कब लॉन्च हुआ था, 2004 में, ताकि हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ा सकें, है ना, बिटवीन मेंबर सिटीज़, और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, सोशल इंक्लूजन और कल्चरल वाइब्रेंसी को प्रमोट कर सकें, ठीक है। तो यही है, टू इन्वेस्ट इन क्रिएटिविटी एज अ ड्राइवर फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, सोशल इंक्लूजन एंड कल्चरल वाइब्रेंसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आचार्य कृपलानी जी के बारे में बात करते हैं। तो पीएम ने अभी इनको ट्रिब्यूट दिया, है ना। क्या थे ये, फ्रीडम फाइटर थे। कब इनका जन्म हुआ, 1888 में, हैदराबाद में, सॉरी, हैदराबाद सिंध में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इन्होंने सारी मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, शॉर्ट सत्याग्रह, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के भी मेंबर थे ये, है ना। उसके बाद वन ऑफ द फाउंडर्स थे किसके, मजदूर, किसान मजदूर प्रजा पार्टी के, है ना। लोकसभा में ये इलेक्ट हुए थे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर बन के, है ना। पहला जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है लोकसभा में इन्होंने ही पास किया था 1963 में, याद रखना, इमीडिएटली आफ्टर द चाइना इंडो चाइना वॉर, है ना। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पता है ना क्या होता है, जब भी कोई जो रूलिंग पार्टी होती है वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर देती है ना, अपना सपोर्ट लूज़ कर देती है, तो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो सरकार गिर जाती है ना, सरकार गिर जाती है, ठीक है। ये नेहरू की पॉलिसीज़ और इंदिरा गांधी के जो रूल के क्रिटिक थे बेसिकली, है ना, इनको अरेस्ट कर लिया गया था इमरजेंसी के टाइम 1975 में, है ना। उसके बाद बात करते हैं रानी कमलापति के बारे में, ठीक है। तो भोपाल का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज करके रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है ना। तो ये क्या थी, कौन थी रानी कमलापति, ये गोंड क्वीन थी, है ना। बेसिकली वन ऑफ द 7 वाइफ्स थी गोंड रूलर निज़ाम शाह की, और ये लास्ट हिंदू क्वीन थी भोपाल की, है ना। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गोंड्स के बारे में बात करते हैं। तो गोंद क्या है, ये एक द्रविडियन इथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप है ना। वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप्स इन इंडिया टू स्प्रेड ओवर, कहाँ कहाँ स्प्रेड है ये, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना,
आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, यहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे। इनको ये शेड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट में डाला गया है ना। और ये जो है इनकी लैंग्वेज, जो गोंदी लैंग्वेज है दैट इज़ रिलेटेड टू तेलुगु टाइप की सिमिलर लैंग्वेज है ना। तो ये हो गया अपना गोंद के बारे में, है ना। तो बाकी कुछ आर्टिकल्स बचे हिस्ट्री के बारे में, है ना, वो उसको अगले लेक्चर में करेंगे, है ना, धीरे धीरे कवर करेंगे, आराम से करते रहेंगे। नवंबर के तो हो ही जाएंगे, इस मंथ के एंड तक, तो कल बेसिकली हो जाएगा नवंबर। अगले 2 लेक्चर में हम नवंबर के ख़त्म कर देंगे, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे किसके, दिसंबर के, है ना। तो फिर हम दिसंबर के स्टार्ट करेंगे, फिर जनवरी भी ख़त्म हो जाएगा तो फिर जनवरी के भी स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो आप ये समझ लो अगले 10 दिन में आपका करंट अफेयर जो है जनवरी तक का ख़त्म हो जाएगा, है ना। 10 तो नहीं, मतलब हाँ 15 दिन मान लो, और तो जनवरी तक हम ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद हम फरवरी के साथ शेड्यूल पे चलेंगे, है ना। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी ही पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना, ताकि साथ ही साथ चल पाओ, ठीक है। चलिए फिर, और लेक्चर्स के लिए यू कैन लॉग ऑन टू www.thelaymanway.com। प्लीज़ लीव अस अ रिव्यू, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, एंड एक्सप्लोर आवर यूट्यूब। थैंक यू सो मच गाइज, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, एंड सी यू सून, बाय बाय।